प्यारे बच्चों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए क्लास 10th हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण सवाल को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको 5 महत्वपूर्ण सवाल को करवाएंगे, ठीक है। और ये ऐसे सवाल है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसके सबसे पहले सवाल से। देखिए, हिंदी में जो सवाल होता है बच्चों, काफी इजी सवाल होता है, ठीक है। अगर आप उसे एक बार देख लोगे, समझ लोगे, तो उसे आसानी से आप लिख सकते हो। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, ठीक है। तो मृग तृष्णा, ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे, मृग तृष्णा दो शब्दों से मिलकर बना है, मृग व तृष्णा। इसका तात्पर्य है आंखों का भ्रम। क्या है इसका मतलब? आंखों का भ्रम, अर्थात जब कोई चीज वास्तव में ना होकर भ्रम की स्थिति बनाए, उसे मृग तृष्णा कहते हैं। मतलब कि बच्चों, ये एक आंखों का भ्रम है, धोखा है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं धोखा है। और ये स्थिति को क्या हम लोग कहते हैं कि जो वास्तव में ना होकर भ्रम की स्थिति बनाए, उसी को हम लोग मृग तृष्णा कहते हैं। जैसे बच्चों, रेगिस्तान की धूप पर अब सूरज की किरणें चमकती है तो वहां जल होने का भ्रम पैदा होता है। जब रेगिस्तान जाते बच्चों, तो सूरज की किरणें आपकी आंखों पर पड़ती है, चमकती है, तो लगता है कि आगे कहीं ना कहीं जल होगा, पानी होगा, लेकिन वास्तव में होता है क्या? तो नहीं होता है, ठीक है। तो यही है आपका बच्चों मृग तृष्णा। कविता में इसका प्रयोग किस रूप में हुआ है वो देख लेते हैं। देखिए, इस कविता में मृग तृष्णा की स्थिति वहां है जहां हम वासनाओं, कामनाओं और लालसाओं के पीछे भागते हैं, ठीक है। हम लोग किसके किसके पीछे भागते हैं? वासनाओं, कामनाओं और लालसा के पीछे भागते हैं, पर अतृप्ति के सिवा हाथ कुछ नहीं लगता, ठीक है। वो व्यक्ति इस भटकाव में उलझ कर रह जाता है। यही सब के कारण क्या होता है? व्यक्ति भटकाव में उलझ कर रह जाता है। इसमें वास्तविकता कुछ नहीं होती, केवल क्या होता है? छलावा होता है। तो समझ में आ गया होगा कि कविता में किस रूप में मृग तृष्णा को प्रयोग किया गया है और मृग तृष्णा किसे कहते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखवा दिए बच्चों। अगर आप उसे 2 बार पढ़ लोगे ना, आराम से याद हो जाएगा। बस एकदम मन से, तन मन धन लगा करके, ठीक है। धन नहीं, क्योंकि हम धन लेते नहीं है, ठीक है। तो तन मन लगा करके और आप उसे अच्छे से जब थोड़ा सा पढ़ोगे ना अच्छे से, तो याद हो जाएगा। देखिए, दूसरा सवाल क्या है भाई, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो बादल जो है किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? देखिए, कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। देखिए, बादल पीड़ित प्यासों जनों की प्यास बुझाने वाला है, ठीक है। बादल जो है ना, पीड़ित प्यासों जनों वाले जो है, प्यासे जनों, प्यास बुझाने वाला है। बादल क्रांति के अर्थ की ओर भी संकेत करता है। ये क्या करता है? क्रांति की अर्थों के ओर भी संकेत करता है। यह क्रांति लोगों की इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बनेगी। बादल ललित कल्पना की ओर भी संकेत करता है। बादल जन जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। बादल नवजीवन के अर्थ की ओर संकेत करता है। तो सिंपल है, बादल क्या करता है? प्यास जनों की प्यास बुझाने वाला है। बादल जो क्रांति की ओर संकेत करता है, बादल ललित कल्पना की ओर संकेत करता है, बादल जन जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। ओए भाई, बादल नवजीवन के अर्थ की ओर संकेत करता है। तो सिंपल है, ठीक है, याद कर लो, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। तो जॉर्ज पंचम का जो लाट था बच्चों, मूर्ति था, उस पर क्या क्या प्रयत्न किया उसका नाक लगाने में, ठीक है। तो देखिए क्या क्या वो प्रयास किया, देख लीजिए। जॉर्ज पंचम ने लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित प्रयत्न किए। क्या क्या किए भाई? तो देखो, मूर्तिकार ने उस पत्थर की काफी तलाश की जिस पत्थर से जॉर्ज पंचम की लाट बनाई गई थी, उसमें वह असफल रहा। तो सबसे पहले मूर्तिकार क्या किया कि जो पत्थर से मूर्ति बना हुआ था, ठीक है, उस पत्थर को खोजा गया, लेकिन नहीं मिल पाया, उसमें क्या हुआ? असफल रहा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप देखिए कि उसने देश के नेताओं की मूर्तियों से नाक हटाकर जॉर्ज की मूर्ति पर नाक लगाने का असफल प्रयास किया। उन नेताओं की नाक उससे बड़ी थी। तो उसने देश के नेता की जितनी भी मूर्तियां थी, ठीक है, दिल्ली में जितनी भी मूर्तियां थी, सभी का नाक को इसमें लगाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा, क्योंकि और सबकी नेताओं की नाक उससे क्या थी? बड़ी थी, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक लगाने का प्रयास किया, पर उनकी नाकें भी बड़ी पड़ी।
तो सोच लीजिए कि बिहार में सेक्रेटेरिएट जो भी जितने भी थे, ठीक है, शहीद वाले बच्चों की मूर्तियां, उसका भी नाक लगाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल रहा। ठीक है, अंत में क्या किया वो ध्यान देंगे कि अंत में उसने जिंदा आदमी की नाक लगाने का प्रयत्न किया, उसे बताया गया कि उसमें सफल रहा। तो जिंदा आदमी का नाक उसमें लगाया गया, ठीक है, उसमें ऐसा बताया गया कि सफल रहा है। ठीक है, बाकी देखिए, और ये जो है इतना दिल्ली में होर शोर हो रहा था, क्यों हो रहा था? जॉर्ज पंचम की नाक लगाने में इतना परेशान लोग क्यों हो गए थे? ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट करके नीचे बताएं कि कौन आने वाले थे, जो विदेश से आने वाले थे, तो कौन आने वाले थे वो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग क्या है, हवलदार कैप्टन के बार बार चश्मा बदलने पर व्यंग क्यों नहीं करता? ठीक है, तो हवलदार कैप्टन के बार बार चश्मा बदलने पर व्यंग नहीं करता, मतलब कि आश्चर्यचकित नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था भाई? तो देखो, हवलदार स्वयं देशभक्त था। हवलदार जो था ना, वो स्वयं देशभक्त था, देशभक्त लोग था। ठीक है, और सकारात्मक मनुष्य था, मतलब कि वो पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला मनुष्य था। इसलिए वह अच्छी बातों का आदर करना जानता था, उनकी कमियां निकालना नहीं। ठीक है, वो अच्छी बातों को क्या करता था? आदर करना जानता था, वो कमियां किसी का नहीं निकालता है। लेकिन आज आप लोग को हम कुछ बोल देंगे तो आप लोग दूसरा का तुरंत कमियां निकालने लगे। और भाई उसका पॉजिटिव देखो, ठीक है, हम लोग ज्यादा नेगेटिव को देखते, तो वो चीज नहीं करना है। आपको भी सकारात्मक मनुष्य बनना है, एक इंसान बनना है, एक मानवता रखना है। ठीक है, यही कारण है कि कैप्टन द्वारा बार बार नेताजी का चश्मा बदलने पर भी उसकी प्रशंसा ही करता था। ठीक है, तो ये भी आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए लास्ट सवाल है, इसको भी आप देख लीजिए। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? तो रसोई जो किचन घर है बच्चों हम लोग का, ठीक है, उस लेखिका के पिता उसको बोलते थे भटियार खाना है ये। तो भाई क्यों बोलते थे, देख लेते हैं। लेखिका के पिता का आग्रह रहता था कि वह रसोई से दूर रहे। लेखिका का पिता का सोच रहता था ऐसा कि वो जो लेखिका है ना, वो रसोई से दूर रहे, किचन घर से दूर रहे। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। उनका कहना था कि रसोई के इस भटियार खाने में रहने से व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता भट्ठी में चली जाती है। ठीक है, मतलब कि वो सोचते थे ऐसा, ठीक है, उनका पिताजी ऐसा सोचते थे कि रसोई में जो लोग रहते हैं उनका जो दिमाग है, उनका जो प्रतिभा है, उनकी जो क्षमता कैपेसिटी है, वो सारा कहाँ चला जाता है? भट्ठी में चला जाता है, अर्थात नष्ट हो जाती है। वो इसे समय की बर्बादी मानते थे। ठीक है, इसीलिए वो रसोई घर को क्या कहते थे? भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बताइए किसको किसको मजा आया ये जो वीडियो है बच्चों? ठीक है, ये किसको किसको अच्छा लगा? वो वीडियो को क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना मेरे प्यारे बच्चों। हमारा समझाने का तरीका आपको कैसा लगता है, ठीक है, वो नीचे कमेंट करके बताना है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना ना, शेयर कर देना। ठीक है, शेयर करने में आप लोग कंजूसी ना करेंगे, सभी को शेयर कर देंगे। ठीक है, भला करेंगे भला होगा, ये पता है ना। ठीक है, वो होता है, रियल में होता है, कहीं कभी ना कभी आपको ऐसे ही फील होगा। ठीक है, तो आप भला करेंगे तो भला होगा। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हैं, बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट का बच्चों अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। ठीक है, हिंदी का आपको अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, देख लेंगे प्लेलिस्ट पे जाके। ठीक है, साइंस का मिल जाएगा, SST का मिल जाएगा, मैथ का मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का, इंग्लिश का, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप जा करके वहां पे अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।